प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट में आज अपन बात करेंगे प्रबंध के विभिन्न कार्यों की, यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जब प्रबंध को शुरू में अपन ने डिफाइन किया था तो इसके अर्थ में भी अपन ने ये देखा है कि एक प्रबंधक विभिन्न कार्यों का निष्पादन करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। या जब प्रबंध को अपन ने एक प्रोसेस प्रक्रिया के रूप में डिफाइन किया था तो वहाँ भी अपन ने प्रबंध के कार्यों की ही चर्चा की थी। तो ये प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं जो एक प्रबंधक को करने होते हैं, उन्हीं के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो देखिए, प्रबंध के कार्यों में जो सर्वप्रथम पहला कार्य है या प्रबंध के प्रक्रिया का पहला चरण, पहला स्टेप है, वो होता है प्लानिंग का, या जिसको नियोजन के नाम से अपन जानते हैं। प्लानिंग या नियोजन, इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी योजनाएं बनाना, हम कार्य को किस प्रकार से करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, किस रूप में किया जाएगा, उसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। यानी व्हाट इज टू बी डन is decided in advance is known as planning। प्लानिंग जो है ये पूरी तरह से एक मेंटल वर्क है, यानी इसमें आपको वास्तविक रूप में कोई काम दिखता नहीं है, लेकिन उस कार्य की संपूर्ण रूपरेखा जो है हम तैयार करते हैं। तो प्लानिंग जो है ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट का काम होता है, शीर्ष प्रबंधकों का काम होता है, और वो संस्था के संबंध में नियोजन करते हैं और फिर उसी नियोजन को हम बाद में क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। तो जितना विस्तृत, जितना अच्छा हम प्लानिंग का काम करेंगे, उतना ही आगे का कार्य हमारा जो है वो सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इस कार्य पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो प्लानिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो प्लानिंग जो है उसमें हम मुख्य रूप से संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, संस्था के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। इसी तरह से हम क्या पॉलिसीज़ को अपनाएंगे उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, नीतियाँ, उनका निर्धारण करते हैं। हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, यानी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, प्रोसीजर, कार्य प्रणाली, उसका हम निर्धारण करते हैं। इसी तरह से कोई मेथड है, रूल्स हैं, बजट है, स्ट्रेटजी है, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्लानिंग का ही पार्ट होती हैं। तो प्लानिंग देखिए मुख्य रूप से एक तरह से डिसीजन मेकिंग ही है, यानी निर्णयन है कि हम कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, मेथड्स क्या रहेंगे। तो ये बहुत से प्रोसीजर हो सकते हैं, बहुत से मेथड हो सकते हैं, उनमें से हम हमारी संस्था के लिए किसी एक या एक से अधिक मेथड का चुनाव करते हैं। तो विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प या जो हमारी संस्था के लिए उपयुक्त विकल्प हो सकता है, उसका निर्धारण करना, उसका चयन करना जो है वो प्लानिंग कहलाता है, नियोजन कहलाता है। फिर प्रबंध का दूसरा कार्य जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का है, संगठन का है। देखिए, जब प्लानिंग कार्य पूरा हो जाता है तो उस प्लानिंग कार्य को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। इम्प्लीमेंट से तात्पर्य है कि उसको अब धरातल पर उतारने के लिए आपको उसको क्रियान्वित करना होता है। तो क्रियान्वित करने की दृष्टि से हमको संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन से मतलब है कि विभिन्न साधन एकत्रित करना। जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको विभिन्न कार्मिकों की आवश्यकता होगी, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको विभिन्न मशीन, उपकरण, औजार आदि इनकी आवश्यकता होगी, और इसी तरह से आपको अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल्स आदि की आवश्यकता होगी। तो संगठन का मतलब यही है कि आपने जो भी संस्था के अपने निर्धारित उद्देश्य किए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो जो संसाधन आपको चाहिए
उन संसाधनों की व्यवस्था करना, उन संसाधनों को एक्वायर करना, प्राप्त करना, उनका निर्माण करना, उनको खरीदना, उनको इकट्ठा करना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप मान लीजिए कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, तो ये आपका प्लानिंग है कि शिक्षा के विस्तार के लिए आप एक कॉलेज खोलें। तो कॉलेज के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? आपको टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, आपको एक बिल्डिंग चाहिए, आपको विभिन्न कमरे चाहिए, कमरों में फर्नीचर चाहिए, एक लाइब्रेरी चाहिए, इसी तरह से लैब की सुविधा चाहिए आपको। तो इन सब चीज़ों को एकत्रित करना, इनको प्राप्त करना, जिससे कि जो हमारा प्लान है उसको एक मूर्त रूप हम दे सकें, ये सब जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आता है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद अगला फंक्शन जो है वो होता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग से मतलब ये होता है कि देखिए, जो जितने भी संसाधन आपको चाहिए उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन जो है वो मानवीय साधन होता है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। तो सही व्यक्ति जो यदि आपको मिल जाता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपको अपनी संस्था को चलाना सुगम हो जाता है और संस्था की सफलता जो है वो एक तरह से निश्चित हो जाती है। तो इसलिए सही व्यक्ति का चयन करना, सही व्यक्ति को काम पर लगाना, सही व्यक्ति को सही काम सौंपना, क्योंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। फ्योल के प्रिंसिपल्स में भी आपने इस बात को देखा है कि डिवीज़न ऑफ लेबर हम करते हैं, राइट पर्सन राइट वर्क। तो हमको कितने आदमी चाहिएंगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आदमी रखना भी आपकी लागत को बढ़ाता है और आवश्यकता से कम आदमी रखना भी आपके उद्देश्य प्राप्ति में बाधक साबित होता है। तो सही व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करना, उसके लिए सही व्यक्तियों का चयन करना और उन व्यक्तियों को सही उनकी रुचि, उनकी योग्यता, उनके अनुभव, उनके आधार पर उनको कार्यों का विभाजन करना, वितरण करना, कार्य सौंपना, ये जो है वो सब स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। तो कार्मिकों से रिलेटेड सारी व्यवस्था जो है हम स्टाफिंग के अंतर्गत करते हैं। फिर प्रबंध का अगला कार्य जो है वो निर्देशन के रूप में होता है, या जिसको अंग्रेजी में अपन डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कार्मिक को किसी काम पर लगा देते हैं तो उसको दिशा निर्देश भी आपको देने होते हैं। दिशा निर्देश का सीधा सा मतलब ये है कि आप उसको कार्य करने के अधिकार सौंपते हैं। कार्य करने के अधिकार सौंपने से पहले आप उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं, उसकी कोचिंग की व्यवस्था करते हैं, उसको आवश्यक दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शंस आदि देते हैं, उसको आदेश प्रदान करते हैं, उसका सुपरविज़न करते हैं, पर्यवेक्षण। तो ये सारे काम जो हैं वो निर्देशन के अंतर्गत है, क्योंकि आदमी को काम पर रखना या लगाना या उसका सिलेक्शन करना ही पर्याप्त नहीं है। उसके बाद उसको क्या कार्य करना है, कार्य करने के उसके क्या अधिकार होंगे, तो इन सब चीज़ों को उसको कार्य सौंपना, उसको अधिकार प्रदान करना, उसकी जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करना, ये सब जो हैं वो डायरेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो डायरेक्शन में आपको ये देखना होता है कि उस व्यक्ति को जो भी कार्य हमने सौंपा है उस कार्य को करने के लिए उसको पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। जो कार्य उसको सौंपा गया है उसके संबंध में उसको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं दिया गया है। जितने अधिकार उसको सौंपे गए हैं उसके संबंध में उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्शन का पार्ट होती हैं। फिर डायरेक्शन जब आप उसको दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं, तो व्यक्ति कार्य करना आरंभ कर देता है। उसके बाद अगला कार्य जो आता है वो है अभिप्रेरण का, मोटिवेशन का। देखिए, मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक व्यक्ति में कार्य करने की असीम शक्ति, क्षमता होती है।
लेकिन वो अपनी उस क्षमता का पूरी तरह से प्रयोग नहीं करता है। तो इसलिए व्यक्ति में कार्य करने की जितनी भी क्षमता है उसका अधिकाधिक प्रयोग करने की दृष्टि से हम व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, जिससे कि हम उसकी क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। हम उसके अनुभव, उसकी योग्यता, उसके चातुर्य, उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, जिससे कि उस व्यक्ति को भी लाभ हो और संस्था को भी लाभ हो। तो इसलिए अभिप्रेरित करने के हम बहुत से तरीके अपनाते हैं, जिनमें से कुछ पैसे से संबंधित होते हैं, वित्त से संबंधित होते हैं, पैसा देके हम व्यक्ति को अभिप्रेरित करते हैं, और कुछ जो हैं वो इस प्रकार के तरीके हैं, साधन हैं, जिनमें हम उसकी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसको अभिप्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर अगला कार्य फंक्शन इसमें आता है कंट्रोल का, नियंत्रण का। देखिए, कंट्रोल या नियंत्रण, इससे तात्पर्य ये है कि आपको ये देखना होता है कि जो कुछ भी आपने प्लान किया था, जो कुछ भी कार्य आपने किसी कर्मचारी, श्रमिक आदि को सौंपा था, वो कार्य आपकी आशा के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसमें क्या कमियां हैं। क्योंकि जब कार्य आरंभ हो जाता है तो उसके बाद ही आपको देखना होता है कि सारी चीज़ें हमारी अपेक्षा के अनुरूप चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी कार्मिक के प्रमाप स्टैंडर्ड निर्धारित करना और उन प्रमापों से उसकी एक्चुअल वास्तविक निष्पादन परफॉर्मेंस की तुलना करना और अंतर के कारणों को पता लगाना, जिससे कि भविष्य में उसकी परफॉर्मेंस और सुधरे, यही कंट्रोल है। देखिए, कंट्रोल एक कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, नकारात्मक नहीं है, बल्कि कंट्रोल इसलिए है कि फ्यूचर में आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा सुधरे। फ्यूचर में आपको जो कठिनाई अब तक आती रही हैं, जो बाधाएं आपने अब तक फेस की हैं, उनका सामना आपको नहीं करना पड़े, वो दूर हो जाएं और भविष्य में आप और अच्छा परफॉर्म कर सकें, ये कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब नकारात्मक रूप में जब हम लेते हैं तो वो किसी को पनिश करना या उसको उस पर अंकुश लगाना या उसको सजा देना, ये एक कंट्रोल का नकारात्मक पक्ष दर्शाता है। बल्कि कंट्रोल का मतलब हमारा ये होना चाहिए कि भविष्य में हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें, उसके लिए ये नियंत्रण की व्यवस्था होती है। और फिर प्रबंध का एक कार्य जो है वो हम इनोवेशन के रूप में भी स्वीकार करते हैं। इनोवेशन, नवाचार, नवीनीकरण, यानी देखिए, ये तो सब अभी तक अपन ने जो पढ़े, ये प्रबंध के ऐसे कार्य हैं जो हर एक संस्था में संपन्न किए जाते हैं। लेकिन आज जिस रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, नई नई खोज, आविष्कार, अनुसंधान का असर व्यवसाय हमारे क्षेत्र पर पड़ रहा है, तो हमको भी कुछ ना कुछ निरंतर नया सोचना होता है, नया करना होता है, नए प्रयोग करने होते हैं। तो नवीनीकरण के कार्य में भी एक प्रबंधक को निरंतर लगे रहना चाहिए, जिससे कि जो कुछ भी समाज में नया घटित हो रहा है उसको वो अपनी संस्था में किस प्रकार से लागू कर सकता है, किस प्रकार से उसका लाभ उठा सकता है, या कौन सी नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उन परिस्थितियों में वो कैसे, किस प्रकार से कार्य कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में उसको बिल्कुल सावधान, सचेत रहना होता है और उसको समय समय पर अपनी संस्था में ये नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। पुराना तरीका, मेथड, साधन चाहे कितने भी सफल आपके हो रहे हों, चाहे उनसे आपके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हों, लेकिन तो भी आपको कुछ नया करना, नया अपनाना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, इन सब की ओर भी पर्याप्त विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो ये प्रबंध के कुछ प्रमुख कार्य बताए गए हैं।